नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। 100 से अधिक पूर्व नौकरशाहों ने नफरत की राजनीति खत्म करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था। इस खत में बीजेपी शासित राज्यों को लेकर कहा गया था कि वहां पर इस तरह की राजनीति ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहीं अब स्वयंभू कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप यानी सीसीजी की तरफ से देश में नफरत की राजनीति खत्म करने को लेकर लिखे गए इस लेटर के जवाब में 197 लोगों ने पीएम मोदी को एक खुला खत लिखा है। इन लोगों में देश के 8 रिटायर्ड जज, 97 रिटायर्ड नौकरशाह और 92 रिटायर्ड सशस्त्र बलों के अधिकारी शामिल हैं। रिटायर्ड जजों और पूर्व नौकरशाहों की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया है कि सीसीजी का पत्र उस हताशा को दर्शाता है जो हाल के विधानसभा चुनावों में पीएम मोदी के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए सामने आया है। इसमें आगे कहा गया है कि सीसीजी का पत्र खुद को सामाजिक उद्देश्य की उच्च भावना वाले नागरिकों के रूप में ध्यान आकर्षित करने के लिए बार बार किया जाने वाला प्रयास है, जबकि वास्तविकता यह है कि ये मोदी सरकार विरोधी राजनीतिक अभियान है जो ये मानता है कि वह सत्तारूढ़ व्यवस्था के खिलाफ जनता की राय को आकार दे सकता है। इस पत्र में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद हिंसा की घटनाओं पर सीसीजी ग्रुप की चुप्पी पर भी सवाल उठाया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि ये मुद्दों पर उनकी निंदक और गैर सैद्धांतिक दृष्टिकोण को उजागर करता है। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप है उसमें कुछ रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट पुलिस ऑफिसर्स हैं। उन्होंने ये लेटर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा था कि कंट्री में ये जो कम्युनल सरचार्ज एटमॉस्फेयर हो रहा है, फ्रिंज एलिमेंट को कंट्रोल करिए, और ये ऐसा कुछ लिखा था। और हमें इसमें ये हमारा जो लेटर है ये उसके जवाब में है कि ऐसा है कि डोंट प्ले, आप पॉलिटिकल एजेंडा में मत प्ले करिए। आप देखिए, ऑलरेडी भारत के खिलाफ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हो रही हैं। आपने देखा हाल ही में फार्मर्स एजिटेशन किस तरह इंटरनेशनल टूल किट ऑपरेट किया और भारत को एक दुनिया में दिखाने के लिए कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है, यहाँ कम्युनल सिचुएशन बहुत ख़राब है। और ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए। अब बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस हुई, पोल्स के बाद जो वायलेंस हुई उसमें कितने लोगों का नुकसान, घर जला दिए गए, रेप हो गए। उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने तो नहीं कुछ भी बोलना चाहिए था। आपको फिर हर सिचुएशन में ये बोलना चाहिए। I want to raise questions on the conduct of this group. Where was this group when West Bengal violence took place after elections and even before elections? Shaheen Bagh, Kisan Andolan, the way national flag was insulted on 26 January 21, the murder of Intelligence Bureau officer Mr. Sharma, love jihad, land jihad, the way Prime Minister was put to risk and his life was threatened in Punjab when he was going to Firozpur. The way this Muslim community does, the way they do their namaz by sitting on the roadside of the rail track, and the inconvenience that they cause to population. All these issues this group will never raise, which is a fact. But it will raise something in which Mr. Modi's image should get dented. That is the aim. I think the groups like this are threat to national security and national unity. एक्चुअली जो ओपन लेटर लिखा गया है, करीब 197 जो डिफरेंट फील्ड के लोग हैं उन्होंने इस पर साइन किए हैं। इसमें रिटायर्ड जजेस हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं एंड रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं। बेसिक पर्पज़ ये है कि जो हमारा नेशन है उसकी सिक्योरिटी हम फील करते हैं कि पैरामाउंट है, एंड इस इंटरनल सिक्योरिटी में डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। और ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स मिक्स होके हमारी कंट्री का गलत प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करता है। कोई इंसिडेंट होता है कंट्री में, उस इंसिडेंट को कैसे प्रेजेंट किया जाता है वर्ल्ड ओवर, उससे इंडिया की इमेज ख़राब होती है अगर उसको गलत प्रेजेंट किया जाए।
अगर हम देखें जो पास्ट फ्यू ईयर्स हैं, देश में कम्युनल वायलेंस के केसेस कम हुए हैं। पत्र लिखा गया है और इस पत्र में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग, देश के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, पूर्व गृह सचिव जी.के. पिल्लई और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के प्रधान सचिव टी.के. नैयर जैसे नाम शामिल थे। और पत्र का मजमून इस कदर के नफरत की राजनीति को भाजपा शासित राज्यों से खत्म करने की अपील। और चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से आया, लेकिन ये चिट्ठियां दरअसल क्यों लिखी जा रही हैं और इन चिट्ठियों के पीछे क्या वाकई में बुद्धिजीवी या कहा जाए तो राजनीति के थिंक टैंक बीजेपी के बढ़ते वर्चस्व से चिंतित हैं या विपक्ष की लगातार कमजोर होती ताकत को लेकर कहीं ना कहीं जागरूक हैं। सवाल के भीतर सवाल, लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल कि क्या महज चिट्ठियां लिखने भर से बड़ी समस्याएं हल हो जाएंगी? महज चिट्ठियां लिखने भर से विपक्ष मजबूत हो जाएगा? और क्या वाकई में चिट्ठियां लिखने भर से जो सत्ता है वो कहीं और जागरूक होगी या चिंतित हो जाएगी अपने वर्चस्व के प्रति? और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तीन मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद संवारिया, नेता बीजेपी, भरत प्रजापति, प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। आनंद संवारिया जी, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, अच्छी बात है, लिखी जानी चाहिए चिट्ठियां, लेकिन चिट्ठियों के मजमून कुछ इस कदर हैं कि उनके मंतव्य प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। क्या आखिर उनके पीछे मंशा क्या है? चंद्रशेखर जी, देखिए, अब भारतवर्ष के आजादी के 75 साल हमारे होकर के हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और वो भारतवर्ष जो 1947 में आजाद हुआ, वो प्रोग्रेस करते करते आज वर्ल्ड में एक पावर सेंटर बन के उभरा है। मैं मानता हूं कि विपक्ष, अभी आपने ओपनिंग सेंटेंजा में कहा कि ये चिट्ठियां क्या कोई विपक्ष की कमजोरी की वजह से हैं। मैं यहां ये कहना चाह रहा हूं कि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, लेकिन विपक्ष के लोग विपक्ष का काम करते करते भूल गए कि वो लक्ष्मण रेखा जहां पे देश की अवहेलना होती है उस पे शुरू हो गए हैं। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते वो देश विरोध में अभी जैसे 108 लोगों ने चिट्ठी लिखी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी को, सिर्फ बीजेपी स्टेट्स में ये हो रहा है। कुछ भाई, ये जो आपकी दुश्मनी है बीजेपी स्टेट में ये हो रहा है। तो मैं इस पे कमेंट तो करने के क्या करूं कि 108 लोग जिन्होंने ये बुद्धिजीव थे, जो ये उसी ग्रुप के लोग थे जो पहले अपने इनाम वापस करने जा रहे थे, या वो सूडो सेकुलरिज्म के लोग हैं। अगर ये अपनी तरफ से 108 आदमी अगर 5-5, 10-10% भी कोशिश करके आपसी सौहार्द की बात करते तो ये कंट्री के लिए बड़ा अच्छा होता। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में
इस वक्त भारतवर्ष एक संसार में ताकत उभर के निकला है और वो इनको पच नहीं रहा है, तो उस चीज को मैं कहता हूँ विरोध कीजिए। विरोध करना बहुत जरूरी है, हमें भी चाहिए, लेकिन वो विरोध कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, हर लेवल पे होना चाहिए। ये जो चिट्ठी लिखने वाले थे कहाँ से लेंगे? जब रामनवमी के जुलूस के ऊपर पत्थर मारे गए थे, कहाँ चले गए थे ये लोग? तब ये लोग चले, कहाँ चले गए थे? जब बंगाल में श्री राम का नारा बोलने पर से उनको पनिशमेंट मिलने लगी थी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि चिट्ठी लिखना इनका काम है, लिखें, बट उसको देश मद्देनजर रखते हुए देश इस वक्त भारतवर्ष सारा वर्ल्ड पूरा तो भारतवर्ष की देख रहा है। ठीक है, इस तरह से भारत। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। आनंद सवारिया जी, मैं आऊँगा आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी, विपक्ष को सुना नहीं जा रहा है या विपक्ष से कहा नहीं जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसी स्थिति है कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष विपक्ष के साथ साथ एक और भूमिका होती है जिसे हम सिविल सोसाइटी के तौर पर समझते जानते हैं। तो उसी सिविल सोसाइटी के तहत ये पत्र और खतों किताबत सरकार और प्रधानमंत्री से की जा रही है। इसमें हालांकि कोई बहुत अलग से बात या बहुत गंभीर बात या देखने की नहीं है कि खिलाफ है सब कुछ, लेकिन ये हो सकता है कि जब ये सिविल सोसाइटी के लोग सिर्फ एक मुद्दे पर, कम्युनिज्म के मुद्दे पर बात उठाते हैं और बाकी अन्य सभी मुद्दों पर एकदम से शांत होकर बैठ जाते हैं। देश के तमाम विभिन्न मुद्दे हैं जो लोकतंत्र के में समस्या मानी जा सकती है, उन सारे मुद्दों पर चुप हो जाते हैं। जब कभी कोई कम्युनल का मसला आता है, कम्युनल से रिलेटेड, तो ये बहुत तेजी से बोलने लगते हैं, वोकल हो जाते हैं। तो इससे एक देश में एक मैसेज ये जाता है कि ये सिविल सोसाइटीज के लोग जो है तथा कथित बुद्धिजीवी वो सरकार के खिलाफ और इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कमियों को उभारने या देश के सामने रखने की बजाय वो किसी एक हिडन एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। तो ये मैसेज सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बन जाती है फिर कि वो देश में इस मैसेज में बनने से रोके और वो ये साबित करें कि उसकी मंशा इन खतों किताबत के पीछे कोई गलत नहीं है। ये इन सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पुराने जज हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और सेना के लोग हैं या कोई भी है जो और बाकी बुद्धिजीवी हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो इन सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सिर्फ पत्र लिख करके, खतों किताबत करके अपना काम पूरा न समझ लें। वो देश के सामने ये क्लियर करें कि उनकी मंशा गड़बड़ नहीं है। देश में ये मैसेज है कि वो एक गलत मंशा से और हिडन एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। ये खतों किताबत बहुत अच्छी बात हो सकती है लोकतंत्र में यदि मंशा साफ सुथरी होकर के ये की जाए। भरत प्रजापति जी, क्या ये जो चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, इन चिट्ठियों का फॉलोअप भी लिया जाएगा या चिट्ठियां लिख के सिर्फ या कोई लिखवा के तशरीह कर लेगा कि भाई चिट्ठी लिख दी है, अब बहस होती रहेगी? इन चिट्ठियों का कोई फॉलोअप तो होता नहीं है, चिट्ठियां लिख के रह जाते हैं बड़े बड़े लोग, और इतने बड़े लोग चिट्ठियां लिखते हैं फिर भी चिट्ठियों से ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि लिखना क्या चाह रहे हैं। नहीं, देखिए इसमें ऐसा चीज है कि देश में पिछले काफी दिनों से जिस हिसाब से एक ही धार्मिक माहौल फैलाकर एक देश में वातावरण खराब करने का जो माहौल चल रहा है, तो अगर हमारे पूर्व अधिकारियों ने अगर जो इतने साल से देश चलाया है, जिन्होंने उनके संज्ञान में आया और उनको लगा कि नहीं हमें प्रधानमंत्री से अपील करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो इसके ऊपर ध्यान दे ही नहीं रहे थे कि एक भी बार अपील नहीं किया उन्होंने आकर के इस तरह का माहौल हमारे देश में हो रहा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए, लोगों को एक भाईचारे के हिसाब से रहना चाहिए, तो वैसा तो कोई मैसेज दिया नहीं है। और काफी लॉन्ग टाइम से ये चीज चल रहा है। इन्हीं के लोग थे बीजेपी वाले जितने लोग कश्मीर फाइल दिखाने लेके जा रहे थे। आज कश्मीर फाइल का डायरेक्टर विदेश में जाके थाईलैंड में घूम रहा है, वो बोल रहा है यहाँ देखो मैं हूँ, ये हमारा थाईलैंड है, या हमारी पिक्चर चल रही है।
अब बताओ, ये अपनी पिक्चर दिखाने के लिए उनको घुमा रहे थे या? तो देखिए, कहने का मतलब एक ही है कि देश में इस हिसाब से जो धार्मिक माहौल फैलाकर दंगे करने की जो स्थिति चल रही थी, उसमें अगर हमारे पूर्व आईएएस ऑफिसर और रिटायर्ड जज जितने जो थे उनको लगा कि नहीं, हमें प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करना चाहिए, तो किया, वो अच्छी बात है। लेकिन उसके विरुद्ध में क्या हो गया कि बीजेपी ने, कुछ लोगों ने भी कुछ लोग तैयार कर दिए कि भाई आप लोग भी लिखो कि प्रधानमंत्री शेर आदमी है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश में, तो उनके फेवर में लिख दो। यही हमारे प्रधानमंत्री जी है जो आज वो चीज वो बोलेंगे नहीं कि पेट्रोल का भाव कम हो गया, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, 8 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। यही प्रधानमंत्री आज अलग चीज बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, राज्यों पे ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आनंद संवारिया जी, ये जो सिविल सोसाइटी है, दरअसल ये चाह क्या रही है, लिखना क्या चाह रही है, कहना क्या चाह रही है, मैं जवाब आपसे लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद संवारिया जी, देखिए, चिट्ठियों का फॉलोअप नहीं लिया जा रहा है एक तो, और 108 व्यक्तियों ने चिट्ठी लिखी, लेकिन वो चिट्ठी इस तरह से धराशायी हो जाएगी, उसके बराबर में चिट्ठी आ जाएगी। तो दरअसल जिम्मेदारी से नहीं लिखी गई है चिट्ठी, अगर लिखी जाती तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव उसका होता। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं आपके माध्यम से इतने करोड़ों जो लोग अभी आपके चैनल को सुन रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, विपक्ष का काम है कि वो सत्ता पक्ष का विरोध करे, पर जैसे मैंने पहले बताया था, काली चिट्ठी लिखने से, अवार्ड वापस करने से ये चीजें कुछ नहीं होती। 108 लोगों ने, और उन 108 लोगों में कोई रिटायर्ड जस्टिस है, कोई आर्मी का जनरल है, कोई चीफ सेक्रेटरी है। अभी मैं सुन रहा था कि मेनन साहब थे, मनमोहन सिंह जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। तो ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, अगर ये 2% भी अपनी जिम्मेवारी राष्ट्र का हित समझ के करें, तो राष्ट्र का और सोसाइटी का बहुत कुछ भला हो सकता है। इनकी बहुत फॉलोइंग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको रिक्वेस्ट, प्रार्थना करता हूं कि विरोध कीजिए, लेकिन विरोध कीजिए पूरे हरेक अति का। जहां भी जाति होती है, जहां भी आपको कमी दिखती है, ये मत कहिए कि बीजेपी के स्टेट्स में ऐसे हो रहा है। भारतवर्ष एक अखंड भारत है, बहुत बड़ा भारतवर्ष है, लेकिन इस वक्त जो भारतवर्ष बुलंदियों पे पहुंचा हुआ है, उन बुलंदियों पे पहुंचते वक्त सारा वर्ल्ड भारतवर्ष की तरफ देख रहा है। तो ऐसी तरह की चिट्ठियां भारतवर्ष की इमेज को थोड़ा सा मलिन करने की कोशिश करती हैं। आपने कहा कि इन चिट्ठियों का फॉलोअप होता है कि नहीं होता है। देखिए चंद्रशेखर जी, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में कोई भी फॉलो अप होता है, वो क्या, कौन है, विपक्ष का आदमी अच्छा है कि सत्ता पक्ष का आदमी अच्छा है, वो हर एक 5 साल में एक बार मौका आता है, और जनता जनार्दन इन चिट्ठियों का जवाब या अवार्ड रिटर्न का जवाब आते उस इलेक्शन के टाइम में इतना मुंह तोड़ जवाब देती है। वो फॉलो अप, उस फॉलो अप को जनता बहुत ध्यान से देखती है। अब वो भारतवर्ष की जनता, भारतवर्ष का वोटर बहुत ही सक्षम हो गया है, और अब हमारी डेमोक्रेसी बहुत परिपक्व डेमोक्रेसी हो गई है, बड़ी पक्की डेमोक्रेसी हो गई है। वो जानती है कि कौन कैसी चिट्ठी लिखता है और उसका कंट्रीब्यूशन क्या है और कौन क्या काम कर रहा है। अभी देखिए जो त्रासदी आई थी कोरोना की, सारा वर्ल्ड हमारे पर हंस रहा था कि अब की बार भारतवर्ष बच नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन करीबन 135 करोड़ लोग हैं। सारे डेवलप कंट्री हम लोग पे हंस रहे थे, लेकिन सारी जनता जनार्दन के सहयोग से, हमारे साइंटिस्ट के सहयोग से, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सारे वर्ल्ड को हमने दिखा दिया कि किस तरह से महामारी को कंट्रोल किया जाता है। और सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष जो वैक्सीन बनाने के लिए आज मेरी कंट्री में 3 वैक्सीन बन रही हैं,
और सारा वर्ल्ड भारतवर्ष की देख रहा है, और भारतवर्ष उनको कोवैक्सीन प्रोग्राम के बीच में दूसरी कंट्री जो अफोर्ड नहीं कर सकती वहां भेज रहा है। कोई युद्ध होता है, कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है, तो सब भारतवर्ष की देखते हैं, भारतवर्ष की तरफ देखते हैं। तो भारतवर्ष एक बहुत बड़ा इस वक्त सशक्त शक्ति उभर के आया है, और वो दिन दूर नहीं जब ये विश्व गुरु बनने वाला है पूरी तरह से। तो ये कुछ लोग जो के पता नहीं क्यों भारतवर्ष को, तो मैं कहता हूं प्यार करना चाहिए, विपक्ष अपनी विपक्ष की भूमिका करे, बट क्या करें, जनता जनार्दन ने विपक्ष को बिल्कुल तरह नकार दिया है, और उससे उनकी हताशा आती है। तो वो अपनी बातों से ये सिविल सोसाइटी के थ्रू में ये चिट्ठियां लिखाते हैं, बट इन चिट्ठियों का पूरे 134 करोड़ 135 करोड़ भारतीय मंथन करता है, और मंथन करके उसका जवाब देता है, और उससे नुकसान इन चिट्ठी लिखने वालों को ही होता है। बट उसके साथ में मेरे भारतवर्ष के ऊपर भी लोग, देखिए बाहर में कुछ लोग होते हैं वो पूरी इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं समझते हैं, तो वो मोदी का विरोध करते करते ये लोग राष्ट्र विरोध तक पहुंच जाते हैं, और उस चीज को फिर वो जो हमारे दुश्मन हैं वो उछालते हैं। पीछे हिस्ट्री में इन लोगों की सिविल सोसाइटी की चिट्ठियों की वजह से ही हमारी जो इमेज इंटरनेशनली होती थी वो कभी डाउन होती है, लेकिन अब वो मौका नहीं आया है। मैं आऊंगा आपके पास, पूरा वर्ड समझ गया। आनंद समारिया जी, मैं आऊंगा आपके पास। आनंद त्रिपाठी जी, केंद्र ये करने में नाकाम रहा कि विपक्ष को अपने साथ लेके चल सके, या वो जो कर रहा है वो बताने की मतलब बता नहीं पा रहा है, या बताना नहीं चाहता है कि दरअसल हम क्या कर रहे हैं, क्या एजेंडा है, क्या योजना है लंबे जो 4-5 वर्षों तक हम ऐसे कर देंगे। बात हो रही है $5 ट्रिलियन की, सब तमाम चीज़ों की, लेकिन कहीं ना कहीं एक बीच में एक जो कम्युनिकेशन गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष ऐसा नहीं हुआ करता था जैसा अब है, और विपक्ष को एक सिरे से नकार दिया गया है जनता की तरफ से भी। तो ये भी कहीं एक बड़ी वजह है कि उसको लगता है कि अब कहना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कह नहीं पा रहा उस तेवर में जिस तेवर में बीजेपी विपक्ष में बैठ के कह लेती थी। देखिए, ऐसा भारतीय राजनीतिक परंपरा में हमेशा से सत्ता पक्ष विपक्ष को वो अहमियत नहीं देता रहा जो एक स्वस्थ और समृद्ध लोकतंत्र में दी जानी चाहिए। और इसकी शुरुआत सत्ता में जो लोग ज्यादा रहे उन्होंने ही की है। ठीक है, एक समय ऐसा था कि जब विपक्ष आज से भी संख्या बल में बहुत कमजोर हुआ करता था। ठीक है, पंडित नेहरू के समय में विपक्ष एकदम बिखरा हुआ था, बहुत कमजोर था। उसके बाद श्रीमती गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब भी एक समय विपक्ष बहुत कमजोर स्थिति में था। राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे तब भी विपक्ष नामो निशान की स्थिति नहीं थी उसकी, लेकिन उसको अहमियत नहीं दी गई, ये निश्चित तौर पे भारत में। वर्तमान सरकार भी लगभग उसी परंपरा का पालन कर रही है, मैं इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। हालांकि विपक्ष के प्रति उसका कोई ऐसा काम नहीं आया है कि जिससे ये कहा जा सके कि वो निर्मम है, निष्ठुर है विपक्ष, राजनीतिक विपक्ष को लेकर के। लेकिन आज जो सवाल है वो राजनीतिक विपक्ष का नहीं है, वो सिविल सोसाइटी की तरफ से खड़ा हुआ सवाल है, बौद्धिक विपक्ष का है। ठीक है, तो जो सिविल सोसाइटी है, मुझे लगता है आज का राजनीतिक विपक्ष उसके पीछे खड़ा हो गया है और सिविल सोसाइटी को आगे कर दिया है जी। सिविल सोसाइटी के सामने समस्या ये है कि जैसे कुछ आप जानते हैं कुछ ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस होते हैं, बिल्कुल उसी तरह इस सिविल सोसाइटी में ड्राइंग रूम एक्टिविस्ट है। उनको आम जनता से कोई खास मतलब नहीं है, आम जनता की समस्याओं से कोई खास मतलब नहीं है। वो हवा में मुद्दों को उठाते हैं, ड्राइंग रूम में, एसी रूम्स में या होटल्स के लाउंज में बैठ करके उस पर निर्णय करते हैं और एक पत्र लिख जाता है, उस पर सभी लोग सिग्नेचर कर देते हैं जो एक विचारधारा के लोग होते हैं। इस सरकार का ये लोग विरोध इसलिए कर रहे हैं, उनको सरकार से विरोध का कोई आशय नहीं है, लेकिन ये जो सरकार जिस विचार
परिवार से आती है, उस विचार परिवार के वो विरोधी हैं। आप समझिए इस बात को। हाँ, ठीक बात है। वो इस विचार परिवार के विरोधी हैं, जिस विचार परिवार से ये सरकार आती है, और उस विचार का विरोध करने के नाम पर ये लोग इस तरह के कभी कभी जब इनको ऐसा लगता है कि राजनीतिक विपक्ष एकदम शून्य की तरफ जा रहा है, तो उसको बूस्ट करने के लिए बूस्टर डोज देते हैं ये पत्रों के माध्यम से। और कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि अगर ये एजुकेशन पे उठाते सवाल, पॉवर्टी पे उठाते, अगर ये इस देश में वुमेन्स के खिलाफ हो रही हिंसा पर उठाते, इस देश की पुलिसिंग को सही बनाने के लिए बात करते, रिटायर्ड आईएएस लोग हैं, आईएएस के तौर तरीकों में, कार्यों में बदलाव, भ्रष्टाचार जो ब्यूरोक्रेसी में फैला हुआ है उसको लेके कभी बात उठाते, तो समझ में आता कि सिविल सोसाइटी देश में जो बहुत बड़े बड़े गंभीर मुद्दे हैं उसके प्रति चिंतित है। लेकिन मैंने पहले भी यही बात कही कि ये सिर्फ कम्युनल इशू को लेकर के उठाते हैं, और उसके पीछे वही बात आती है कि इस देश में मुस्लिम परेशान हो रहा है और बहुसंख्यक उनको कर रहा है, और ये सब बीजेपी सरकार के बढ़ावा देने के साथ हो रहा है। ये कायम करना चाहते हैं, ये विचार कायम करना चाहते हैं। मैं आऊंगा आपके पास आनंद त्रिपाठी जी। भरत प्रजापति जी, देखिए, क्या वाकई में राजनीतिक विपक्ष सिविल सोसाइटी के पीछे खड़ा होकर तमाशा देख रहा है कि सिविल सोसाइटी बातों को उठाए? मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। भारत प्रजापति जी, क्या वाकई में राजनीतिक विपक्ष सिविल सोसाइटी के पीछे खड़ा होकर तमाशा देख रहा है और सिविल सोसाइटी से अपेक्षाएं उसकी ज्यादा हैं? इसमें देखिए, विपक्ष का इसमें कोई आईएएस ऑफिसर और जितने सिविल सोसाइटी के लोग हैं उसमें विपक्ष का कोई रोल है नहीं। उनको अगर लगा कि देश में इस तरह का कोई चीज हो रहा है और हमें प्रधानमंत्री जी अगर बैठे हैं और कुछ अपील नहीं कर रहे हैं, तो हमें एक चीज जवाबदारी के हिसाब से हमने कुछ देश की सेवा की है, तो हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, और उस तहत अगर उन्होंने कोई चीज चिट्ठी लिखा है तो गलत कुछ वो बात नहीं है इसमें। जैसे अभी एक भाई बता रहे थे, आनंद भाई, क्या बताया आपने कि कोरोना काल में बहुत देश पूरा विश्व गुरु बन रहा है। अरे भाई, कौन सी दुनिया में हो आप? 8 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, बांग्लादेश से प्रति व्यक्ति आई 6% पे आ गए। आज आप कौन से दुनिया में बोल रहे हो कि हम विश्व गुरु बनेंगे? और आप जिसकी बात कर रहे थे वैक्सीन की, वो तो पूरी लैब बनाई हुई कांग्रेस की थी। आपका कोई स्ट्रक्चर बताइए ना, आपका कोई स्ट्रक्चर, रेडीमेड स्ट्रक्चर बताइए जो आके 2014 में हमारे प्रधानमंत्री ने खड़ा कर दिया और उस स्ट्रक्चर की तहत देश की सेवा हो। एक स्ट्रक्चर है ना सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सिवा। और अभी एक भाई बता रहे थे कि ये सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो सिर्फ एक ही समूह के तरह जा रहे। अरे भाई, आप ये ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव में 80-20 की बात तो आपके बीजेपी के लोग कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। विपक्ष के मुंह से कब सुने आपने? भाई, विपक्ष सर्वधर्म समभाव की बात करता है। इस देश में जो रहता है वो भारतीय है, विपक्ष भारतीय की बात करता है। ये तो बीजेपी के तहत, आरएसएस के तहत एक एजेंडा चला है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। अगर प्रधानमंत्री जी को पहले से ये चीजें पता थी तब क्यों नहीं बोलते थे आके? इतने सारे धार्मिक भावनाएं भड़क गई। कोरोना काल में इन्होंने एक ही मौलाना साद को, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मौलाना साद को आपने टारगेट किया। आप बताइए, कोरोना पूरा दिल्ली से लेकर इंडिया तक भारतवर्ष में मौलाना साद ने फैलाया था। आप क्यों नहीं पूछते कि वो मौलाना साद कहाँ है? आप क्यों नहीं पूछते मौलाना साहब को कहां पकड़ा जिसने कोरोना फैला? देखिए, ये एक ब्रांड बना के चलाना चाहते। जैसे आज पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया है, तो इनकी नीति ये रही है कि भाई कुछ राज्यों में 110 रुपया मिल रहा है और हमारे बीजेपी शासक के प्रदेश में 108 रुपया मिल रहा है, तो ये 2 रुपया ज्यादा दे। तो पब्लिक को, जनता को इसी में उलझा दिया है कि भाई 100 रुपए के पार है ना, वो महंगा नहीं है, उसको आप महंगा मत बोलिए, लेकिन आपसे हम 2 रुपया ज्यादा कम में दे रहे हैं। बीजेपी शासित प्रदेश में 2 रुपया कम मिल रहा है तो हम सस्ता दे रहे हैं, 100 के ऊपर महंगा नहीं है। ये जनता के दिमाग में इस तरह के सवालात खड़ा करते हैं। अगर इनको देश की पड़ी रहती तो आज काफी मध्याह्न भोजन के अंदर पिछले 4-5 महीनों से बंद है। आशा वर्करों को कई राज्यों में पगार नहीं मिली। यही बिजली की बात करते थे, यही बिजली की बात करते थे। आज 10 घंटे बिजली नहीं मिल रही है काफी राज्यों में, 12 राज्यों में बिजली नहीं मिल रही है। आज बता रहे कि ट्रेन के कंटेनर नहीं है हमारे पास। देखिए, इनके पास सवालात करने के लिए कुछ है नहीं है और जवाब देने के लिए कुछ नहीं। अगर जवाब देने की बात आएगी तो बोलेंगे राज्यों के पास।
यही प्रधानमंत्री जी थे जो कहते थे हमारे यहाँ पर कि भाई पेट्रोल देखिए कितना ऊपर चले गया, 100 हो गया। एक एक्टिंग कर करके, देश में प्रधानमंत्री से बड़ा एक्टर कोई है ही नहीं। अक्षय कुमार को भी उन्होंने फेल कर दिया था कि आप आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो, ये पूरा देश जानता है। तो इस तरह की बात बोलना, भाई जो बता रहे थे, एक प्रधानमंत्री को एक बड़े लेवल पे लेके जा रहे थे। इनके पुराने भाषण आप देख लेंगे तो इनको समझ में आएगा कि क्या प्रधानमंत्री उस वक्त भरत जी, मुख्यमंत्री रह के क्या बोलते थे। भारत प्रजापति जी, इतनी अच्छी अच्छी बात करके आप विपक्ष क्यों हैं, सत्ता पक्ष क्यों नहीं हो जा रहे हैं? देखिए इसमें क्या होता है, कुछ आंकड़ों में अगर हम कहीं पीछे रह जाता तो ठीक है ना। अगर इनसे हम पूछेंगे, अभी वो सब चीजों पे जाना नहीं है, अगर इनसे सवाल पूछ देंगे कि भाई इलेक्शन के टाइम पे आप पूरा सशस्त्र, पूरा जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, पूरे ऑफिसर वर्ग से, पूरा आप मीडिया अपने आप में कंट्रोल करके, पूरा आपका जो ऑफिसर वर्ग आपके कंट्रोल में करके आप इस तरह का राजनीति करोगे, इस तरह का इलेक्शन करोगे, आप अपनी सुविधा के हिसाब से करोगे, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में आपने चुनाव लड़वाया। आप क्यों नहीं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, आप क्यों नहीं पंजाब में कर पाए? आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, कहीं ना कहीं चलो हम मानते हैं जनता को हमारे कुछ काम पसंद नहीं आए होंगे, आने वाले दिनों में हमारी उसकी भी तैयारी है, हम उसके ऊपर भी पूरे तैयारी के साथ आ गए कि जनता को हमारी कौन सी चीजें पसंद नहीं थी और हमें क्या करना है, हम उस चीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन आप सत्ता में रहकर जो वादे करके आए थे, प्रधानमंत्री जो वादे करके सत्ता में आए थे, आज महंगाई के मुद्दे पे प्रधानमंत्री खुद बोलते थे, क्या महंगाई मुद्दा नहीं है क्या? बेरोजगारी मुद्दा नहीं है क्या? बच्चियों का एजुकेशन का मुद्दा नहीं है? आज प्रधानमंत्री के मुंह से बताइए, एक भी चीज मिली क्या? आज एनवी रमना ने विज्ञान परिषद में खुद कह दिया कि भाई ये जितने भी केसेस आते हैं उसके अंदर 50% केसों में सरकार पक्षकार होती है। आज एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो एनवी रमना जी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने कहा। तो आप सोचना, यही देश है जहां पर आप न्याय की बात करते हो। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि जज जब सड़क पे आ जाते थे, यही इनके सरकार में जज सड़क पे आ गए। आप ये बात नहीं करोगे। आप प्रधानमंत्री को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो जैसे वो एक कल की अवतार है कलयुग के, कि भाई अब ये भारतवर्ष इन्होंने ही खड़ा किया है, बाकी कोई है ही नहीं। इसके पहले जितनी सरकारें आई है, हम तो सम्मान करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी का भी सम्मान करते हैं, और इसके पहले जितने प्रधानमंत्री हो गए, जितनी सरकारें हो गई, सबका सम्मान करते हैं। इनके पास वो चीज है ही नहीं। ये राहुल गांधी जी को अपमानित कर कर कहां तक जाएंगे? यही राहुल गांधी है जिन्होंने ये कोरोना की बात कर रहे थे, इनको याद दिला दूं, 12 जनवरी को लोकसभा में कहा था कि भाई चाइना में कोरोना आ गया है और ये फैल सकता है, सरकार अलर्ट हो जाओ। प्रधानमंत्री ने हंस के नकार दिया था। और आज ये प्रधानमंत्री को ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इनकी वजह से पूरे देश में घर घर जाकर कोरोना प्रधानमंत्री ने मिटा दिया। एक काम की बात है। ठीक है। आनंद संवरिया जी, देखिए इतनी सारी मन की बात हो रही है आपके द्वारा, लेकिन विपक्ष के मन की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? ये भी देखिए एक बड़ा सवाल है। देखिए चंद्रशेखर जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को बड़े ध्यान से सुन रहा था और इनका भी लाइन ऑफ थिंकिंग वही सिविल सोसाइटी वाली बात ही है। अभी आनंद त्रिपाठी जी ने बहुत ही मैच्योर तरीके से इस चीज का एनालिसिस किया है। वो प्रजापति ने सुना नहीं, या सुना नहीं तो सुन के अनसुना कर दिया। मकसद ये है कि 108 आदमी जो चिट्ठी लिख रहे हैं, उसमें जैसे आनंद त्रिपाठी जी ने भी अभी कहा और प्रजापति जी जो अब बातें कर रहे हैं, ये है और राहुल जी बहुत बढ़िया हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये मुद्दे जो अब प्रजापति जी उठा रहे हैं, वो जो सिविल सोसाइटी के 108 लोग, जिसमें जनरल भी रहे हैं, आईएएस लोग भी रहे हैं, जजेस भी रहे हैं। आज प्रजापति जी बात कर रहे थे उस विज्ञान भवन में जो आज फंक्शन हुआ था। प्रजापति जी, सच्चाई को मानो, राहुल गांधी जी की बेइज्जती हम नहीं करते, ये जनता जनार्दन है जो राहुल गांधी जी की और आप लोग की बेइज्जती करती है। अगर आपके पास कोई, अभी चंद्रशेखर जी ने कहा आपके पास अच्छे काम हैं तो क्यों नहीं सत्ता में आ जाते? क्यों नहीं सत्ता, अभी चार जगह पे इलेक्शन हुए थे, उनमें आप क्यों नहीं सत्ता में आ गए? देखिए
चंद्रशेखर जी, जनता जनार्दन फाइनल जज होती है किसी भी डेमोक्रेसी में। और देखिए, मैं कह रहा हूं प्रजापति जी, आप नरेंद्र मोदी का अपोजिशन करिए, आप उनको और गालियां सुबह से लेके शाम तक। नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद कहा है कि वो दिन का अपना शुरुआत क्या करते हैं, वो ये विपक्ष की गालियां खाने में करते हैं। आप गाली दीजिए, लेकिन गालियां नरेंद्र मोदी जी को देने के साथ में कंट्री को मत कीजिए, कंट्री को आप मलायन मत कीजिए। आज वो कंट्री 75 साल के बाद में जो जिस लेवल पे पहुंची है, आपको मानना पड़ेगा कि अगर युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में, सारे लोग भारतवर्ष की तरफ देख रहे हैं। वो समय नहीं था आपके टाइम में। हम तो कह रहे हैं हम आपके साथ काम करने वाले हैं। आप आइए, राष्ट्र के लिए काम करिए, राष्ट्र हित में काम करिए। बीजेपी को गालियां दीजिए, नरेंद्र मोदी को गाली दीजिए, कोई बात नहीं है। आप राहुल गांधी की बड़ाई कीजिए, परिवारवाद की बड़ाई कीजिए, करप्शन की बड़ाई कीजिए। हम नहीं, जनता जनार्दन इम्तिहान लेती है। आनंद त्रिपाठी जी ने 3 मिनट में जो पूरा समझाया था, समझ तो आप गए हैं, आप बड़े प्रवक्ता हैं। एक बड़ी पार्टी के 137 ओल्ड, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी थी, जो आज कोने में भी नजर नहीं आ रही है, वो बात सही है। आने वाले समय में मैं नहीं चाहता कि माइक्रोस्कोप में देखा चाहते। हम नहीं कहते कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, कांग्रेस आए, लेकिन कांग्रेस आएगी कौन, लेकर कौन आएगा? जनता जनार्दन लेकर के आएगी। आप कोरोना की बात कर रहे थे, हमारी बुराई करिए, लेकिन जनता जनार्दन समझती है। आज भारतवर्ष की सेनाओं को देखिए, कभी बुलेट, कभी उन सेनाओं के पास जूते तक नहीं थे, आज उन लोगों को इक्विपमेंट दिया। ये चीजें हैं जो आज मैं नहीं कह रहा, आज मुद्दा सिर्फ सोसाइटी का था। सिविल सोसाइटी को कहिए ना, वो सारे मुद्दे करे। लेकिन मैं वो फिर बात करना चाह रहा हूं, कल एक चंद्रशेखर जी, कल एक टॉपिक था कि वो अब हिंसा करने वालों का समय जो उनके दिन गिने चुने रह गए, इसको ही विपक्ष ने उल्टी तरह से पकड़ लिया। अरे पॉजिटिव डिबेट में आइए, भारतवर्ष में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं है। अगर सिविल सोसाइटी के लोग, अभी आपने वो एक पिक्चर बनाया, आनंद त्रिपाठी जी ने बताया कि आप लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने ऐसे कर लिया है कि मेजोरिटी मुसलमानों के पीछे पड़ी है। भारतवर्ष में जितनी अच्छी तरह से मेरे मुसलमान भाई रह रहे हैं, वो अपने 53 कंट्री जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ओईसी की, उनसे मच बेटर हैं हमारे यहाँ पे। जितना कुछ हमारा, मेरे मुसलमान भाई जो के अनपढ़ रह गए हैं। देखिए, आपने एजुकेशन की बात की, क्या किया आप लोगों ने एजुकेशन का? मदरसों को मॉडर्नाइज, 22,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने, मतलब हमारी भी, मुसलमानों की भी सरकार है, मेरे मुस्लिम भाइयों की भी सरकार है, उन मदरसों को मॉडर्नाइज करने के लिए। ठीक है, आप अपने धर्म से पढ़िए, लेकिन उनको साइंस और टेक्नोलॉजी में भी लेकर के आइए। ये सब चीजें, हम मुसलमान हमारे हैं, हम भारतवर्ष मुसलमानों का है। बट एक ये जो आदमी इतने साल उपराष्ट्रपति रह ले और उसको फिर 10 साल के बाद डर लगे, वो ऐसे फिल्म एक्टर जो कि अरबों रुपए कमा रहे हैं भारतवर्ष के द्वारा, उनको डर लगता है भारतवर्ष में रहने से। ये जो अभी आनंद त्रिपाठी जी ने भाई कहा, आपकी सिविल सोसाइटी एक हवा पैदा करना चाह रही है, एक इमेज देना चाह रही है कि भारतवर्ष में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। ठीक है, मैं आऊंगा प्रजापति जी, जितने मुसलमान भारतवर्ष में सुरक्षित हैं, उतने तो पाकिस्तान में भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आनंद त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। भरत प्रजापति जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भरत जी। हाँ जी, देखिए, ये शायद जो भी गिना रहे थे वो टोटल ऐसे गिना रहे थे जैसे सिर्फ प्रधानमंत्री ने पूरे भारतवर्ष को इस तरह से बना दिया है जहां अब पब्लिक को काम धंधा करने की कोई जरूरत नहीं है। इनको मैं याद दिला दूं कि इनके जो सेना की बात कर रहे थे, तो ये सेना का पूरा जो स्ट्रक्चर रेडी किया वो किसने किया? ये फाइटर प्लेन का जो पूरा मॉडल लेके आया, कौन लेके आया? ठीक है, ठीक है, पूछना चाहूंगा। चलिए मैं बिल्कुल सवाल जवाब लूंगा आपका। आनंद त्रिपाठी जी, क्या सत्ता पक्ष ने ज्यादा स्तुतिगान कर दिया है
या ये जो सिविल सोसाइटी है, आप जैसा कह रहे थे रिजॉर्ट और लॉन्ज में बैठ के, होटल के लॉन्ज में बैठ के, तो ये महज यही जिम्मेदारी है कि एक चिट्ठी लिख दी, उसके बाद 6 महीने तक गायब हो गए, फिर चिट्ठी लिख दी, या कोई बहस को अंजाम देना चाहते हैं या उसको सिरे तक पहुंचाना चाहते हैं? या नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी के लोग जो हैं, जो ये खतो किताबत कर रहे हैं, ये कोई सीरियस डिस्कोर्स में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते। समस्या इसी बात से है। वो देश में किसी भी मुद्दे पर सीरियस डिस्कोर्स में आगे आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो विलिंगली ये चिट्ठियां नहीं लिख रहे हैं। वो या तो किसी के दबाव में लिख रहे हैं, या तो किसी को खुश करने के लिए लिख रहे हैं। ये चीजें हैं। मैं यही बात कह रहा हूँ, सिविल सोसाइटी का क्या हमसे लोकतंत्र में बड़ा ही अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, और उस अहमियत को ये भारत के सिविल सोसाइटी के लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ उसे ऊपर से देखते हैं। कभी कभी समय आपने देखा होगा, अतीत में बहुत सारे लोगों ने अपने अवार्ड वापस कर दिए। वो क्या उस अवार्ड वापस कर देने से किसका वो असम्मान करना चाह रहे थे? देश का या सरकार का? अगर वो सरकार से दुखी थे तो वो अवार्ड तो उनको देश ने दिया था ना, उस सरकार ने नहीं दिया था। किसी देश देता है, कोई पद्मश्री, कोई पद्म भूषण, कोई पद्म विभूषण या कोई भारत रत्न। सरकारें तो एक टूल्स होती है इनको देने के लिए, देता तो देश है ना। उसको वापस करके वो देश की बेइज्जती करना चाह रहे थे। उनको समझ ही नहीं है, वो सिर्फ एक कियोस्क पैदा करना चाह रहे थे, वो डिस्कोर्स नहीं करना चाहते थे। आज की भी स्थिति यही है। अगर सिविल सोसाइटी के लोग चिंतित हैं तो पटियाला की घटना पे क्यों नहीं चिंतित है? खुलेआम खालिस्तानी कल वहां इकट्ठे हुए, तलवार लेकर के आए, पुलिस को तलवार से मारा। ये इस घटना पे सिविल सोसाइटी बिल्कुल चुप है। सिविल सोसाइटी के पुरोधा अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल बिल्कुल चुप है, जो सरकार चला रहे वहां पे। कोई नहीं बोलने वाला है। इस देश में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इस देश को बांटने वाले की सोच रखने वाले लोग खुलेआम प्रदर्शन, उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं, तलवारें लेकर के, अस्त्र शस्त्र लेकर के, और वहां की सरकार, राज्य सरकार कोई खास कदम नहीं उठाती, कोई आवाज नहीं आती। अब ये सिविल सोसाइटी के लोगों की आवाज नहीं आई पिछले 36 घंटों में, एक बार भी मुझे सुनाई नहीं पड़ा कि कोई मिस्टर मेनन जो गृह सचिव रहे कोई बोले हो, या कोई पिल्लई साहब बोले हो, या कोई बड़ा राइटर्स इस देश का कोई बोला हो। कोई तो नहीं आया सामने। इतनी बड़ी दुर्घटना है ये, इसको समझने की कोशिश नहीं। आनंद त्रिपाठी जी, ऐसा तो नहीं है कि इनके पास बहुत एक सीमित समय है और शायद वही ये दे सकते हैं, उसके ज्यादा इतर कुछ नहीं है। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। आनंद त्रिपाठी जी, आनंद त्रिपाठी जी। जी 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 मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, आपने जैसे कहा कि ये क्या फुल टाइमर वर्कर नहीं है, या ये काम नहीं करना चाहते हैं, कभी कभी समय पे आते हैं। ये बात मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये लोग, मैंने जैसे पहले कहा, ये ड्राइंग रूम एक्टिविस्ट हैं। कभी कभी इनको मोबिलाइज कर दिया जाता है तो आकाओं को खुश करने के नाम पर ये ऐसा कुछ एक पत्र लिख देते हैं और फिर कहीं गुम हो जाते हैं अपनी दुनिया में। मैंने पहले भी कहा कि सिविल सोसाइटी सरकार को घेरने के लिए उसके पास बहुत सारे मुद्दे हैं। एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, उसके साथ वुमेन्स एम्पावरमेंट की स्थिति है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। इस देश में मॉइस्ट की प्रॉब्लम है, इस देश में छुआछूत की प्रॉब्लम अब भी मौजूद है। उस बातों पर कभी सिविल सोसाइटी सामने नहीं आती। इवन सिविल सोसाइटी के लोग जो ज्यादातर पूर्व आईएएस हैं, वो कभी भी ब्यूरोक्रेसी में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा ही नहीं उठाते। अब तो वो रिटायर्ड लोग हैं ना, उनको ब्यूरोक्रेसी में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन वो कभी नहीं उठाते, जब वो खूब अच्छे से जानते हैं। लेकिन उन मुद्दों पर वो बात नहीं करते। वो उनके पास सिर्फ एक बात है कि ये जो सरकार है जो 2014 से चल रही है, इस जो विचार परिवार से ये सरकार आती है,
उस विचार परिवार के विरोधी हैं बेसिकली ये सिविल सोसाइटी के लोग। ये लेनिन को मानने वाले लोग हैं, ये विवेकानंद को मानने वाले लोग नहीं, मैं स्पष्ट तौर पे कहूं, ये लेनिन को मानने वाले लोग हैं, माओ को मानने वाले लोग हैं, ये विवेकानंद या अरविंदो को मानने वाले लोग नहीं है। तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होती है। और आप चाहे अरुंधति राय को देख लीजिए, मैं नाम ले रहा हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है, चाहे इसी तरह के और सारे बरवर राव को ले लीजिए, आज जेल में बंद पड़े हुए हैं और ये खुलेआम माओवादियों का सपोर्ट करते हैं ये लोग। और ये सारे लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। खालिद से लेकर के तमाम लोगों का समर्थन करते हैं। जिसको भारत का उच्चतम न्यायालय फांसी की सजा दे चुका होता है आतंकवाद के जुर्म में, उसको बचाने के लिए रात को पहुंच जाते हैं। ये ऐसे ही मुद्दों पर काम करते हैं जिससे देश में क्योस पैदा हो और उसके बाद ये पीछे कहीं बैकयार्ड में चले जाते हैं और अपनी आराम की लाइफ जीने लगते हैं। इसलिए लगता है कि इनको लोकतंत्र और देश की चिंता नहीं है। ये जो कुछ भी करते हैं अपने आकाओं को खुश करने के लिए कर देते हैं, मजबूरी में करते हैं, चूंकि उनका एहसान रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा, और वो फिर आगे चले जाते हैं। ठीक है भरत प्रजापति जी, देखिए बहुत स्पष्ट सी बात है। अगर आप ये मान के बैठे हैं कि ये जो महंगे महंगे रिसोर्टों में और महंगे महंगे होटलों में और महंगे बड़े कीमती चाय के प्यालों में चाय सुड़कते हुए, चाय सिप करते हुए अगर क्रांति हो जाएगी तो ये आपका भी बिल्कुल, आप किसी गलतफहमी के सिरे पर कायम है। आपको ये करना होगा कि सड़कों पर कहनी होगी अपनी बात, क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे हैं आपकी बात को। विपक्ष जिन बहुत इंटेलेक्चुअल थॉट्स को लेके चल रहा है ना, उनको लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आपका एक जो कैंपेन था, आपने बड़े अच्छे एक्टिविस्ट जोड़े, टिकट दिया उनको उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहाँ लोगों ने स्वीकार किया। लोग समझना चाहते हैं कि आप कितनी तह तक जनता के साथ हैं, और वो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ रही है, उसमें एरर है आपके पास। एरर उसमें कैसा है अपना, जैसे अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे, जैसे कि देश के ब्यूरोक्रेसी वाले जितने हमारे ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर है, जिन्होंने देश में बरसों अपना जीवन का योगदान दिया है, अगर इनके बारे में अगर त्रिपाठी जी कहते हैं कि ये रिसोर्ट में बैठकर एक आकाओं के तहत अगर इस तरह का करते, तो मैं तो समझूंगा उनका अपमान है, और जिसने देश बनाने में योगदान दिया है उनका अपमान है। क्योंकि ये देखिए, उनकी एक मंशा होती है, उनका एक तरीका है। उनको अगर नहीं अच्छा लगा, लोकतंत्र डेमोक्रेटिक वाला देश है हमारा, अगर उनको नहीं अच्छा लगा कि इस तरह का देश का माहौल बिगड़ रहा है, तो प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे थे। प्रधानमंत्री ने, मैं पूछता हूँ, एक भी बार आके कहा क्या? पिछले काफी 2-3 महीनों से हालात बिगड़े थे, एक भी बार प्रधानमंत्री ने आके नहीं कहा कि भाई ये हो रहा है, वो गलत हो रहा है, या कोई राज्य से इन्होंने नहीं अपील की। तो अगर हमारे जो सिविल सोसाइटी के जो रिटायर्ड ऑफिसर थे उन्होंने कहा, तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा मेहनत किया था और वोट परसेंटेज भी हमारा बढ़ा है और वहां काफी हमें जन समर्थन भी मिला है। लेकिन इन्होंने हर जगह पर इन्होंने मुद्दा इस तरह का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने इनके कहा कि आपने मेरा नमक खाया है, तो वो नमक के ऊपर प्रधानमंत्री और योगी जी की फोटो दिखा के, ये क्या होता है, मार्केटिंग का एजेंडा होता है जो लोगों को दिमाग पे हैमरिंग करता है। और कहीं ना कहीं इन लोग एक सच्चाई के ऊपर मार्केटिंग हावी हो गई, मैं ऐसा समझूंगा। सच्चाई के ऊपर पता है कि यही सब करने से होगा, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप भी उतने सिद्धांतों वाले तो नहीं है। अगर आप सिद्धांतों की दुहाई देंगे तो बहुत सारी बातें आपके खिलाफ भी हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपने सिद्धांतों को अनुसरण करते हुए सत्ता चलाई हो। तो आपको पता है कि भाई ऐसे सत्ता में आया जा सकता है, तो आप क्यों नहीं आ पा रहे हैं जब आपको सारी बातें पता है? तो जैसे विचारधारा, हमारी विचारधारा वो है ही नहीं ना, 80-20 की विचारधारा। इन्होंने हर जगह पे एक स्टेटमेंट चेंज कर दिया। प्रधानमंत्री हो, योगी आदित्यनाथ हो, लाल टोपी अलर्ट है, कैसे कैसे पॉइंट लेके आके आप देखेंगे उनका पूरा चुनावी कैंपेन देखेंगे, तो पहले दिन से लेके एंड तक का जो कैंपेन देखेंगे, उसमें सरकारी तंत्र का उपयोग देखेंगे, गुजरात पुलिस का योगदान देखेंगे, तो बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने बोल दिया और लोगों ने वोट डाल दिया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हमने काफी मेहनत किया, हमें खुशी है कि हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने वहां पर अच्छा कैंपेन चालू किया और एक लड़की हूं और लड़ सकती हूं उसका नारा दिया और काफी
अच्छा कैंपेन चलाया जो लोगों के हित में था, और मुझे लगता है कहीं लोगों को पसंद किसको आया किसी को नहीं आया, वो अलग चीज है। बाकी ये कह देना कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के आने से लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, बुलडोजर, एक मुद्दा बुलडोजर चला, इन्होंने हर जगह पे ओरिजिनल बुलडोजर लेके खड़ा कर दिया चुनावी कैंपेन में। मतलब आप सोचो ना, दिमाग के ऊपर जो मार्केटिंग का एक आजकल वो MBA भी उसी में आ गया मार्केटिंग में, तो एक लोगों के दिमाग के ऊपर हैमरिंग करने का काम किया हुआ है और एंड तक किया गया है। अगर इनका लॉ एंड ऑर्डर सही होता तो मैं इनसे पूछता हूँ, भाई 5 लोगों की हत्या हो गई आपके उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में 2 दिन पहले, वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कैसे करेंगे आप? आपने विकास दुबे का एक भी बार नाम नहीं लिया। आप ब्राह्मण समाज को अपने तरफ खींचना चाहते थे या उनको दूर करना चाहते थे? विकास दुबे भी तो एक कुख्यात आतंकी था या एक गुंडा था वहां का, तो आपने क्यों नहीं उसका नाम लिया? और आप काफी ऐसे बाहुबली थे जिनका आपने कैंपेन में नाम नहीं लिया, जो उत्तर प्रदेश में पहले से हावी रहे और आज भी हावी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये सिर्फ एक ध्रुवीकरण की राजनीति है, और इन्होंने एक जो उनका तरीका था कि किस तरह से हम डिवाइड एंड रूल कर सकते थे, वो सारे पैतरे अपनाए थे। ऐसा नहीं है कि जनता ने ही इनको समर्थन दे दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं 125-130 सीटें इनकी होगी जो इनका खुद का सर्वे था, बाकी सब ऐसे ही उन्होंने कैसे कैसे करके जुगाड़ किए हैं। वो आनंद जी बड़े जो भाई थे हमारे, मैं नाम भूल गया उनका, सॉरी, वो बड़े अच्छे से जानते हैं। अगर जनता ने इन्होंने मैंडेट देना था तो 300 के ऊपर देना था। इनके गृह मंत्री खुद बोलते थे। ठीक तो है, मैं इनसे पूछता हूं, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आनंद संवरिया जी, क्या आपको लगता नहीं कि विपक्ष अगर पूरी तरह मृत हो जाएगा तो राजनीति नीरस हो जाएगी और सत्ता भी बहुत ज़्यादा फिर उपयोगी नहीं रहेगी, जो जनता को कहीं उम्मीदें रहती है? नहीं, बिल्कुल चंद्रशेखर जी, मैं तो फिर कह रहा हूँ, जब हमने ये नारा दिया था कि कांग्रेस मुक्त भारत हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कांग्रेस विचारधारा से मुक्त, जो परिवारवाद था, जो करप्शनवाद था, उस मुक्त धारा से होते हुए जो परिवारवाद की राजनीति थी, जो भारतवर्ष ने अब नकार दी है। देखिए प्रजापति जी, मेरे सामने आनंद त्रिपाठी जी बैठे हैं, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलीव नहीं करते। आप मेरे तो ठीक है, आप मुझे भाषण दे दिया आपने और यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरा नमक खाया है। भाई साहब, भारतवर्ष का जो वोटर है ना, वो बिकाऊ नहीं है। यूपी में आपके प्रियंका गांधी जी ने कहा था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आप तो सिर्फ पार्टी में लड़ सकते हैं, लड़की पार्टी में लड़ सकती है। मैं आज पर्सनल बात नहीं करना चाहूंगा। जो पीके, जो आपने 6 घंटे तक एक उससे प्रेजेंटेशन ली, पूरी पॉलिटिकल पार्टी के आपके नेता, कांग्रेस के आपकी अध्यक्ष सोनिया गांधी जी वहां 6 घंटे बैठी रही और अल्टीमेटली पीके ने कहा कि मेरी जरूरत नहीं है प्रजापति जी, आपको तो नेता की जरूरत है। ये भारतवर्ष की जनता बिकाऊ नहीं है, ये जानती है कहां काम करती है। आज भी आप सुन लीजिए, और आपके चैनल के माध्यम से जो आनंद त्रिपाठी जी ने बोला है, ये ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स करना छोड़ दीजिए। कहां गए कल जब पटियाला जला था, खालिस्तान के नारे लगे थे? कहां हैं आप लोग? कहां हैं ये सिविल सोसाइटी के लोग जिनको कि आपने कहा शाबाशी करने के लिए? बिल्कुल, ये चीज छोड़ दीजिए, हमारे को गाली दीजिए। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। आनंद संवरिया जी, भरत प्रजापति जी, आनंद त्रिपाठी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल विपक्ष को ये लगता है कि थिंक टैंक अगर हमला करेंगे तो कहीं सत्ता पक्ष चिंतित हो जाएगा, लेकिन सत्ता पक्ष के पास उससे ज़्यादा थिंक टैंक है और सत्ता पक्ष ने बता दिया है। 197 नौकरशाहों की और पूर्व ब्यूरोक्रेट की चिट्ठी इसी बात की ओर इशारा करती है। अब विपक्ष को ये समझना होगा कि सिविल सोसाइटी के पीछे नहीं, सत्ता से सामने आकर लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा, तब कहीं जाके बात सार्थक होगी। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।